अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी व्यापार में, ऑप्शन डी यातायात में, है ना। ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी व्यापार में, ऑप्शन डी यातायात में, है ना। चलिए बताइए, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कैसे जी? कृषि में, उद्योग में, व्यापार में और यातायात में। बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में, है ना। किस में पाई जाती है बच्चों? कृषि में पाई जाती है ना। भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि अदृश्य बेरोजगारी का एक दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। क्या नाम है इसका? नाम है बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए आखिर प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो जान लीजिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, बहुत ज़्यादा बड़े परिवार होते हैं, मतलब कि कमाने वाले कम होते हैं और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, है ना जी। तो बड़े परिवारों में कई लोग एक ही खेत में करने का मतलब है बच्चों कि जहाँ 2 से 3 लोगों का काम है, उसमें वहाँ 4 से 5 लोग जुटे हुए हैं। क्लियर है? जो काम 3 जन कर सकते हैं मिलके, उसमें 5 से 6 जन लगे हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का कारण है ना, कि उनके पास काम नहीं, इसलिए वो लोग एक ही काम में जुटे हुए हैं, है ना। इसी को कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य का मतलब देखने में तो लग रहा है कि बाप रे बाप कितना काम कर रहे हैं लोग, है ना, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो वो काम 2 या 3 जन का है, उसमें 5 से 6 जन लगे हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। एक ही काम, छोटे काम में 2 से 3 जन का लगा हुआ है। चलिए बच्चों अब प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए, है ना। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, है ना। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। मौलिक अधिकार कितने हैं जी? बताइए। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने हैं? किसी भी नागरिक का भारत में कितना जो है मौलिक अधिकार है, उसके कितने मौलिक अधिकार हैं? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6, है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? तो 6 हैं। कौन कौन अधिकार है? सबसे पहला समानता का अधिकार। देखो मैं अगर लिख नहीं पाती हूँ तो मैं बोल दूँगी, पहला लिख दो समानता। क्लियर है? दूसरा स्वतंत्रता। क्लियर है? तीसरा शोषण के खिलाफ। तीसरा क्या लिखो? शोषण के खिलाफ। क्लियर है जी? फिर इसके बाद लिखो धर्म की स्वतंत्रता। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा लिखो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो हैं बच्चों हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना। क्लियर है बच्चों? चलिए मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
क्लियर है बच्चों? बच्चों पहले एक संपत्ति का अधिकार भी था, है ना, पहले 7 थे टोटल मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। ये 44वां संशोधन, है ना, 44वां संशोधन जब हुआ संविधान में तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बताइए। नकदी फसल, नकदी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है ना, खाद्य के उद्देश्य नहीं जी, खाद्य तो है ही लेकिन मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से, और जिसका जो उसे जो है ना बच्चों खेत से ही हम बेच सकते हैं, है ना, उसमें घर लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी कपास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचो। आप लोग करोगे मैम इसमें तो सबको जो है हम लोग क्या बोलते हैं व्यापार के उद्देश्य से लगाएंगे, लेकिन मैं एक बात और बोल रही हूँ कि जिसे आप खेत से डायरेक्ट बेच सकते हो ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों कपास। इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास। क्लियर है बच्चों? चलिए पहला 5 में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन ए में देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन बी वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता। चलिए बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आखिर क्या होता है? अगर आप लोग जानते होंगे बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बच्चों आय, व्यय, है ना, कर, मूल्य, आय, उत्पादन, बाजार, ये सब जो है ना बच्चे कोई राज्य तय नहीं करता है, कोई वित्त मंत्री तय नहीं करता है, बैंक तय नहीं करता है ना। ये जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तय करते हैं। समझ में आया? पूंजीपति लोग तय करते हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। देखिए राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। पहला ऑप्शन है बच्चा राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। देखिए कभी नहीं, पूंजी अर्थव्यवस्था में राज्य का तो कोई सुनता ही नहीं है जी। जिसके पास पूंजी होगी ना, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होंगे वही अपनी बातों को सुनाएंगे दूसरे के सामने, है ना। ऑप्शन बी में देखिए बच्चों वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। जब पूंजीपति समाज है तो इसमें वित्त मंत्री कहाँ से आ गया, है ना। ये सब तो कब चलेगा? जब लोक कल्याण की बातें होगी, है ना। बैंक का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं जी, कुछ नहीं होता है ना। देखिए बच्चों पूंजीवादी व्यवस्था में जो है ना कह सकते हैं उसको कि वैसा आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन का साधन पर जो है निजी स्वामित्व होता है ना। किसी एक का मालिकाना हक होता है, उस पर निजी स्वामित्व होता है। क्लियर है? तो इनमें से कोई ऑप्शन इसका राइट होगा डी। इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है ना। क्योंकि ये पूरा जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण होता है बच्चों, वो निजी स्वामित्व के हाथों में होता है ना। निजी स्वामित्व का मतलब कह सकते हैं इसको कोई एक व्यक्ति के हाथ में, वो जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। बताइए
इसका राइट आंसर क्या होगा जी? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, है ना। जनसंख्या संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा, है ना। अच्छा बच्चों, पहला किसका स्थान है? फर्स्ट में किसका स्थान है बच्चों? फर्स्ट में जो है चाइना है ना। फर्स्ट में कौन है बच्चों? चाइना है। फर्स्ट में कौन है बच्चों? चाइना है ना। सेकेंड में कौन है? भारत है। लेकिन चाइना ने तो अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंडिया अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर यही दशा रही तो आगे चलकर फर्स्ट पर इंडिया आ जाएगा। इंडिया को आते देर नहीं लगेगी। क्लियर है बच्चे? चलिए बच्चे, हमारा 7वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है ना? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है जी? है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है बताइए। ऐसे माना जाता है कि हमारे देश में, है ना, किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो है ना, वहाँ का प्रेसिडेंट पहला, हमारे देश का पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, है ना। लेकिन जब वो अपने पद पर आते हैं तो उनको अपने पद की गरिमा की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी मुख्य प्रधानमंत्री, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। चलिए बताइए, जिन बच्चों को जरा भी पता होगा, वो सब आप लोग से हमेशा जानते होंगे चीफ मिनिस्टर तो कभी नहीं करवा सकते, मुख्यमंत्री थोड़ी ना राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे, नहीं दिलवा सकते। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है बच्चों कि प्रधानमंत्री को जो है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को बच्चों जो है राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति, है ना। मुख्यमंत्री को कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। अब बात आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चुनाव आयोग। तो अभी बता दो, चुनाव आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? चुनाव आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार थपालिया, है ना, दिनेश कुमार, DINESH, दिनेश कुमार, है ना, थपालिया, THAPLIYA, थपालिया। क्लियर है? दिनेश कुमार थपालिया। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं ना। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, आप लोग रोक सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। चाइल्ड लेबर का बहुत ज़्यादा भारत में शिकायत आता है ना। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे के कारखाने, पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है जी? ऑप्शन ए समानता का, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? शोषण के विरुद्ध, क्योंकि बच्चों का शोषण हो रहा है बच्चों, है ना।
यहाँ पे इन बच्चों, गरीब बच्चों का शोषण हो रहा है। वो पटाखे की फैक्ट्री में जाते हैं, उनके हाथ जल जाते हैं, वहाँ बहुत सारे केमिकल होते हैं जो उनकी श्वास की सहायता से उनकी बॉडी में चले जाते हैं ना। इस तरह से उनको किडनी, लीवर संबंधी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है ना। उन गरीब बच्चों को छुपा छुपा के वहाँ लाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, एकदम कह सकते हैं उसको बंधुआ मजदूर की तरह, है ना। और कम पैसे में उनसे क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है ना जी। तो इसको हम लोग कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर। बच्चे प्रश्न संख्या 9 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। बताइए, 4 ऑप्शन है भाई। भारत क्या है जी, डेवलपमेंट है, डेवलप है या डेवलपिंग है? बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में, है ना, डेवलपिंग। इसका राइट आंसर होगा डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग, विकासशील राष्ट्र के रूप में, डेवलपिंग कंट्री के रूप में होगा। क्लियर है जी? भारत बाहुल्य में आयात करता है। भारत सबसे ज़्यादा क्या आयात करता है? आयात करना का मतलब होता है खरीदना, है ना। सबसे ज़्यादा भारत क्या दूसरे देशों से मांगता है, मंगवाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी चाय। बताओ भारत सबसे ज़्यादा क्या खरीद सकता है? हम लोग जानते हैं कि जूट उत्पादन में भारत का नंबर 1 या नंबर 2 स्थान है ना। नमक यहीं होता है जी, चाय तो सबसे भारत ही है मेन। यानी इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एलपीजी, है ना, लिथियम पेट्रोलियम गैस। ये जो है बच्चों भारत इसे बाहर देशों से आयात करता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न 11, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया जी? बताइए। ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। अब तुम लोग का ये काम है ना, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से तुम लोग बताओ। उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ मैं बता चुकी हूँ, और कौन किए थे उस समय ये भी मैं बता चुकी हूँ। ये तो भाई चलिए, ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1995 ईस्वी, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986, है ना। आप लोग को पता होगा बच्चों कि 24 दिसंबर, है ना, 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को, है ना, 1986 ईस्वी को उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, है ना, श्री राजीव गांधी, है ना, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिकार का पहल किया था, है ना। उस समय पीएम कौन थे जी? राजीव गांधी। क्लियर है? राजीव गांधी। इन्होंने ही उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण लागू किया था, है ना। इन्होंने ही पहल किया था इस चीज़ का। बच्चों विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ये विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है क्योंकि 15 मार्च के दिन ही ना और अमेरिका में ये उपभोक्ता संरक्षण का जो है रूल लागू हुआ था, इसलिए वो बनाया जाता है विश्व में 15 मार्च को। लेकिन जब इंडिया में देखेंगे तो 24 दिसंबर ही आएगा, है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन यही पूछता है विश्व उपभोक्ता अधिकार अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, 15 मार्च को। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है जी? बहुत इजी प्रश्न है जी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है?
ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी साबरमती। बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा, है ना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है जी? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। और ये कहाँ है जी? तो ये जी गुजरात में है। कहाँ है जी? तो गुजरात में है। क्लियर है? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है बच्चों। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग बच्चों 139 मीटर है अप्रोक्स, है ना। 139 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है बच्चों? देखिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सशस्त्र सेनाएं, साहित्य, फिल्म, खेलकूद, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है जी? सशस्त्र, साहित्य, फिल्म या खेलकूद? बताइए। आप लोग सभी को पता होगा जी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल ही में रजनीकांत जी को मिला है। इसके पहले अमिताभ बच्चन को मिला था, है ना। तो ये बच्चों फिल्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? फिल्म से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ा जाए बच्चों। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? बताइए बच्चों। बच्चों मैं बता दूं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है ना। महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। क्लियर है बच्चों? इसमें जो है ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ही समय से जो है उसी समय के ही चित्र हैं इसमें, है ना, एलोरा की गुफाएं में। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारा 15 नंबर। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेनिस। क्लियर है? ये टेनिस से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? बच्चों यह प्रतियोगिता जो है ना लंदन में आयोजित किया जाता है। देखो विंबलडन, इसमें भी लंदन आया रखा है ना। या आप इससे भी ट्रिक रख सकते हो कि विंबलडन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लंदन में आयोजित किया जाता है ना। यह प्रतियोगिता जो है बच्चों लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। लंदन का एक क्लब है बच्चों, उसका नाम है, उस क्लब का नाम है ऑल इंग्लैंड क्लब, ALL ऑल इंग्लैंड क्लब। क्लियर है बच्चों? ये प्रतियोगिता यहीं आयोजित की जाती है। चलिए आज का प्रश्न यही बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।